Good morning. Let's continue our chapter Resources and Development. Sustainable development. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Compromise with the needs of the future generation, should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable development है मीन्स कि डेवलपमेंट होना चाहिए बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट, जो डेवलपमेंट प्रेजेंट पे हो रहा है वो शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट. जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके नीड्स को अफेक्ट नहीं करना. दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था इन 1992 में. अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में इन 1992 में और 100 हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर आए थे ब्राज़ील में इस अर्थ समिट में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए. इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. Rio de Janeiro in Brazil में 100 हेड ऑफ स्टेट्स वहाँ पर आए थे. मीटिंग थी इन जून 1992 को फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. की वहाँ पे मीटिंग थी. वहाँ पे वो ब्राज़ील में ये अर्थ समिट की मीटिंग थी जिसमें 100 हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट करने आए थे. द समिट वॉज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग urgent problems of environmental protection and social economic development of the global level. ये जो समिट था, जो अर्थ समिट था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया. कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी. दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. हमें एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये डिप्लीशंस हो रहे थे हमारे यूजेस के कारण. एंड socio-economic development of global level or at the global level. जो social economic development at the global levels थे उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी भी बात करने के लिए, जो सोशल इकोनॉमिक में डेवलपमेंट रिच और पुअर्स में आ रहे थे, लोकल पीपल्स की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इन बातों को भी वहाँ पे उस समिट में कहा जा रहा था. इन प्रॉब्लम्स को रखा जा रहा था कि कोई सॉल्यूशन निकल के आए. द असेंबल लीडर, जो वहाँ पे असेंबल किए गए थे लीडर्स को, उन्होंने साइन किया द डिक्लेरेशन पे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग्स हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. दैट ऑन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज भी है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर इन लोगों ने, इन लीडर्स ने साइन किया, इस एग्रीमेंट पे साइन किया. एंड द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड उन्होंने एक एग्रीमेंट जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल था उसको अडॉप्ट किया. दैट इज एजेंडा 21 को. उन्होंने कहा कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल. उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम्स का एजेंडा 21 है. और एजेंडा 21 क्या है? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर इन द 21 सेंचुरी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखना या फ्यूचर के लिए उसको सेव करना. इस एजेंडा में ये बातें कही गई हैं. ये अचीव करना था. इस द रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट 1992 में
हुआ था, इसमें इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे ब्राज़ील में मीटिंग करने के लिए, जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट दी ग्लोबल लेवल को डेवलप करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग की गई थी, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो इसके लिए उनका जो सॉल्यूशन निकला दैट इज़ 21, एजेंडा 21। और जो एजेंडा 21 था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो एजेंडा 21 था वो इसलिए रखा गया अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन 21 सेंचुरी फॉर फ्यूचर, इन 21 सेंचुरी में, कि वो जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनको इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। और तब हमने एजेंडा 21 को इसको रखा। एंड इन एजेंडा 21 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया, दैट इज What is Agenda 21? Agenda 21, it is a declaration. ये declaration था signed by world leaders, signed by world leaders in 1992 at Brazil at the United Nations Conference. जो United Nations Conference on Environmental and Development पे जो United Nations Conference हुआ था, which took place at it is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development, UNCED। वहाँ पे ये साइन किया गया था डिक्लेरेशन, which took place at Rio de Janeiro, ब्राज़ील में। जो रियो दी जेनेरियो प्लेस पे ये जो मीटिंग हुई थी, और वहाँ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पे डिक्लेरेशन साइन किया था वर्ल्ड लीडर्स ने इस पे साइन किया था। एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इन लोगों ने जो बात की थी, इन लोगों ने इस पे साइन किया। एंड इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना इन दी 21st सेंचुरी। एंड इट इज एन एजेंडा, ये एक एजेंडा था टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक एजेंडा था जिसने कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेजेस, पुअर्टी एंड डिसीजेस, इसको इन लोगों ने ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए कहा था। ये 3 डायमेंशंस ऑफ है, 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल है जो एजेंडा 21 में इन बातों को कहा गया था। एंड म्यूचुअल नीड एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें म्यूचुअल नीड्स की ज़रूरत थी और शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम एक दूसरे पे शेयर करें रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपने गोल को तुरंत ही अचीव कर पाएंगे। एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, सबसे मेजर एब्जेक्टिव जो एजेंडा 21 का था, दैट इज एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा। जो एवरी लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी उस एरिया की लोकल गवर्नमेंट थी, उस कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट थी, शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, उन्हें ड्रॉ करने चाहिए अपने कुछ लोकल एजेंडाज, जिससे कि वो पुअर्टी को, डिसीजेस को, डैमेजेस को कम कर पाए और उनको डेवलप कर पाए, और एजेंडा 21 में, और उनको मतलब वहाँ के पीपल्स को वो लोग डेवलप कर पाए। दैट इज एजेंडा 21। डिक्लेरेशन साइन हुआ, डिक्लेरेशन साइन ऑफ रियो दे जेनेरो में 1992 एट ब्राज़ील में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने साइन किया। दैट इज वर्ल्ड लीडर्स थे इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट की जो बात की जा रही थी, यूनाइटेड नेशंस की, उनकी जो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, वहाँ के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जो निकाले गए 1992 में, इसमें डिक्लेरेशन साइन हुआ। और इस साइन को कहा गया कि अचीविंग, ये साइन इसलिए किया गया जिससे कि हम अचीव कर पाए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। वॉट? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट 21 सेंचुरी में इसको हमें अचीव करना था। एंड व्हाट इज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि should not compromise with the needs of the future generation. We should use, means development should take place, but we should not compromise with the needs of the future generation. And after that
3 डायमेंशंस थे। इनके 3 डायमेंशनल क्या थे? कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेजेस जो हो रहे थे, पुअर्टी एंड डिसीज, जो मेन डायमेंशनल से हमें इन्हें हटाना था। एंड दैट इज, और लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर दी जाए जिससे कि वो खुद कुछ अपने लोकल एजेंडाज बना पाए, इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तुरंत निकाल पाए, इतनी पावर उन्हें दी जाए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग, एज वी हैव स्टडी ऑलरेडी, but let us revise what is resource planning. Resource planning. In resource planning, planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। किसी भी रिसोर्सेज को एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। एंड इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, और सबसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में कि हम विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो डिफरेंट पार्ट्स में है, और ये इंडिया के लिए प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर रहे हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे हम सर्टेन टाइप्स ऑफ दैट कुछ रिसोर्सेज है, कुछ रीजन्स है विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, और लेकिन वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कुछ रिसोर्सेज अनअवेलेबल हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources. कुछ reasons ऐसे हैं जहाँ पे self-sufficient, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा resources available है, but कुछ important places ऐसे भी हैं जहाँ पे वहाँ पे कुछ resources की कमी है। और कुछ ऐसे भी यू कैन से सम रीजन्स विच कैन बी कंसीडर्ड, वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी एक्यूट शॉर्टेज, कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की भी वहाँ पे शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. वहाँ पे डेवलपमेंट वाटर रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल है, बट वहाँ की डेवलपमेंट बहुत लैक करती है टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी के कारण, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। एंड the state of Rajasthan is very well endowed with tomorrow we have read the topic status of development में हमने पोटेंशियल पढ़ा था, तो पोटेंशियल में जब हमने रिवाइज किया तो पोटेंशियल में राजस्थान एंड गुजरात में सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड यू कैन से द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलार एंड विंड एनर्जी। वहाँ पे सोलार और विंड एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है और हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उन एनर्जीज का यूज़ नहीं कर पाते। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, उसको हमने बिल्कुल ही मतलब अलग कर दिया है, दैट आइसोलेट कर दिया रेस्ट ऑफ द कंट्री से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, एंड बट इट इज़ डेफिशिएंट इन, वहाँ वाटर की कमी है बट वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, रिच है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल की भी कमी है, कुछ वाइटल मिनरल्स की भी वहाँ पे कमी है। This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level। और इसी को हम एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं।
दैट इज बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग ऑलवेज होनी चाहिए एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द रीजनल लेवल एंड एट द लोकल लेवल, जैसे एजेंडा 21 में कहा था. बट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, resource planning in India very much important. Why do we need resource planning? हमें resource planning की क्या ज़रूरत है? अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण ही हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ पे विंड और सोलार एनर्जी का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड और वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे उस चीज़ की कमी, मतलब वाटर रिसोर्सेज अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है तो राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की कमी है. एंड यू कैन से 3 steps in resource planning in India. 3 steps were taken, that is resource planning in India. And resource planning in India complex process है and we have divided into 3 parts, that is identifying या identification, second planning structure and third is overall development. In identifying we in what quantity and in what quality. What quantity? You can say identification and inventory of the resources across the regions of the country. It involves ये across मतलब जो identification हमें करना पड़ता है, इन्हें ढूंढना पड़ता है कि resources कहाँ और किस जगह पर available है. हमें सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग्स, क्वालिटेटिव उनकी क्वालिटी देखना पड़ता है, उनकी क्वालिटी चेक करना पड़ता है और कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है. वेयर आर रिसोर्सेज आर एंड इन व्हाट अमाउंट. इन आइडेंटिफाइंग में हम पढ़ते हैं वेयर आर रिसोर्सेज एंड इन व्हाट अमाउंट, लाइक इन क्वालिटी एंड इन क्वांटिटी. इन क्वालिटी एंड इन क्वांटिटी वेयर आर रिसोर्सेज एंड इन व्हाट अमाउंट. एंड इन प्लानिंग स्ट्रक्चर में हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए. उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें यूज़ करने के लिए. टेक्नोलॉजी, स्केल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हम वहाँ पे रखते हैं जिससे कि हम रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें और डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाए. एंड द थर्ड इज ओवरऑल डेवलपमेंट. सबकी डेवलपमेंट हो मीन्स कि जो it includes matching the resource developed plan with the national developed plan. जो आप उसके लिए डेवलप प्लान यूज़ कर रहे हो, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई आप कर रहे हो उस रिसोर्स को, दैट इज रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. जो रिसोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं और हमारे जो ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ये दोनों ही बिल्कुल यू कैन से दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दोनों ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों ही मैच होने चाहिए. इट इंक्लूड दी मैचिंग होनी चाहिए जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान में मैचिंग होनी चाहिए. ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और जो हमारा रिसोर्स है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए. एक तो हम फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे कर मैपिंग करके उनकी क्वालिटी और क्वांटिटीज़ को देखते हैं. सेकेंड हम प्लानिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज का यूज़ करके उसको चेंज करते हैं और फिर जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो हम उसका यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो और हमारे रिसोर्सेज का भी अच्छे से डेवलपमेंट हो. एंड आवर नेक्स्ट topic is conservation of resources. In your book, our next topic is conservation of resources. India has made concerted efforts for achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence. मतलब जो फर्स्ट 5-year प्लान था आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया था इंडिया के लिए, जिससे कि जो हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, गोल ऑफ रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए, रिसोर्स प्लानिंग को नेशनल प्लानिंग को मतलब एक इंटर रिलेट कर पाए. दैट इज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी. जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो बहुत ही एक नेसेसरी है.
मतलब किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही नेसेसरी है. एंड सेकेंड पॉइंट, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट. अगर वहाँ अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, अगर टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी ना हो और इंस्टीट्यूशंस ना हो, ट्रेड ना हो जिन्हें हम सेल कर पाएँ, तो वहाँ पे उस अवेलेबिलिटी का क्या यूज़. देयर आर मैनी, वो एक हिंड्रेंस हो जाती है, एक बर्डन हो जाता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होने के बाद भी हम उसका यूज़ नहीं कर पाते. एंड द थर्ड, there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. हमारे पास, हमारी कंट्री में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिच इन रिसोर्सेज, काफ़ी मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल, बट ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है. बट ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है, वहाँ को बहुत ही कम डेवलपमेंट्स हुई है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स के कारण हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की ज़रूरत पड़ी. ऑन दी कॉन्ट्रेरी, देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिच कुछ रीजन्स पे मिनरल्स अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा, बट वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, और कुछ एरिया में जो इकोनॉमिकली डेवलप है वहाँ पे मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में या लो क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं. एंड द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invader. जो हमारी कंट्री में रिच, जो कॉलोनीज, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, वो रिच रिसोर्सेज से अट्रैक्ट होकर आए, और इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of the other region and establish their supremacy over the colony. और उन्होंने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, अच्छी टेक्नोलॉजी, गुड हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया डेवलपमेंट के लिए. एंड उन्होंने क्या किया, और जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट कर दिया. जो अदर रीजन में जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको इतना यूज़ किया कि वो एक्सप्लॉइट हो गए, डिप्लीशन हो गए. स्टैब्लिश, उन्होंने अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए डेवलपमेंट की, सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए डेवलपमेंट किया. लेकिन ये जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उसके कारण क्या हुआ, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो गए. देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes. Resources can contribute to development. Resources तब डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हो पाते हैं जैसे कि अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाएं. इंस्टीट्यूशन जैसे कि अगर हम एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर रहा था लकड़ियों का, देन उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे फर्नीचर बनाया, देन इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेड में उसको सेल किया. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन. इंडिया ने ये एक्सपीरियंस किया है अपने डिफरेंट फेजेस पे, ब्रिटिशर्स ने जब उन पे राज किया. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources. जो इंडिया का डेवलपमेंट है, जो इंडिया में डेवलपमेंट है और जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ एक टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करती. यू कैन से देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the availability of resource का जो डेवलपमेंट है वो does not involve, मतलब इन्वॉल्व भी हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे, बट ऑल्सो दी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स को भी उनको यूज़ करना चाहिए. किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए मतलब अवेलेबिलिटी ही यूज़फुल नहीं है कि वहाँ पे अवेलेबल है तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे. नहीं,
वहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मीन कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, स्किल का यूज़ करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ें हमें उस चीज़ में आनी चाहिए जिससे कि हम अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या हम इंडिया का डेवलपमेंट कर पाए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वी हैव स्टडी अर्लियर बट वी आर रिवाइजिंग इट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो रिसोर्सेस है वो वाइटल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए या किसी भी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए। बट इरेशनल कंजम्पशन हम उसका इतना इरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हमें चाहिए तो हम ज़्यादा इस्तेमाल उसका कर रहे हैं एंड ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, मे लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जितना हम इरेशनल कंजम्पशन भी कर रहे हैं और ओवर यूटिलाइजेशन के कारण हमारे जो रिसोर्सेज है में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? सोशल इकोनॉमिक की, सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है। एनवायरमेंटल में भी प्रॉब्लम्स आ रही है और हमारे सोशो इकोनॉमिक्स में कि पुअर लोग, कम से कम पुअर लोगों के पास बचता ही नहीं है यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज, और जो रिच पर्सन है वो उसको यूज़ ही करे जा रहे हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम से ओवरकम आने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। जो रिसोर्स है उसको हमें कंजर्व करना है वेरियस लेवल पे, रिसोर्स को हमें सेव करना है वेरियस लेवल्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एंड दिस हैड बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। ये बहुत ही मेन कंसर्न था जो हमारे लीडर्स और थिंकर्स सोच रहे थे कि हमें रिसोर्सेज को या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को सेव करना है हर लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एक्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। गांधी जी उन्हें अपने बहुत ही उन्हें एक एक्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड। उन्होंने रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए वो बहुत ही उदास थे। उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे, दैट इज देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हर लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रीडी पर्सन है उन्हें तो वो अपनी ग्रीडनेस, उनमें इतना लालच है कि वो रिसोर्सेज का इरेशनल कंजम्पशन करते जा रहे हैं, इरेशनल कंजम्पशन करते जा रहे हैं। कुछ लालची लोग हैं जो अपने रिसोर्सेज को इरेशनल कंजम्पशन या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि एवरीबडी कैन कंज्यूम इट एंड ही प्लेस द ग्रीडी एंड selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। और उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास यू कैन से कि अगर स्टमक भरने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन जो ग्रीडी लोग हैं वो उनकी पेटी उनका बॉक्स कभी भर ही नहीं रहा है। एंड उन्होंने कहा जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारा ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एक्सप्लॉइटेड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी एट द रूट। जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए, जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ग्रीडी पर्सन्स हैं और जो सेल्फिश पर्सन्स हैं, वो लगातार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एंड कर रहे हैं। और ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, और हमेशा से गांधी जी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ही प्रोड्यूस करो, और जितना जब वो यूजेस ख़त्म हो जाए, वो जो आपने प्रोड्यूस किया है वो ख़त्म हो जाए, तब जाके आप प्रोड्यूस करो। आप इतना मास प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? दैट ये गांधी जी के वर्ड्स थे एंड यू कैन स्टडी दैट
At the international level, at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड, जो क्लब ऑफ रोम था उसने जो एडवोकेटेड क्लब ऑफ रोम था वकालत थी इन 1968 में, उन्होंने कहा रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लब रोम एडवोकेट ने फर्स्ट टाइम रिसोर्स कंजर्वेशन पे एक सिस्टमैटिक वे पे फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात की मीटिंग की इन 1968। उन्होंने कहा कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एट इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम एडवोकेट था उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बहुत बोला। उन्होंने कहा 1968 में उन्होंने कहा कि इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट इन 1974 में गांधीयन philosophy was once again presented by Sumacher in his book गांधीयन की फिलॉसफी को इन 1974 जो गांधी जी की फिलॉसफी थी उनको सुमेसर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रेजेंट किया। स्मॉल एंड ब्यूटीफुल में उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा कि गांधी जी इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में क्या सोचते हैं। एंड इन 1987 द सेमिनियल contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. In 1987 ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे द सैमल कंट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उन्हें कंजर्व करना चाहिए। हमें जो हम इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे उसका लगातार यूज़ कर रहे हैं उसको हमें सेव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट और इसी रिपोर्ट ने कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया। एंड आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को प्लान किया एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और ये बताया कि हमें अपने रिसोर्स को मतलब कंजर्व एडवोकेट किया। उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमें अपने रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आफ्टर दैट विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश, और ये सारी बातें आर कॉमन फ्यूचर में, ये सारी बातें एक बुक में आई जो कि आर कॉमन फ्यूचर था। उस बुक में उसका जो टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर था। उस बुक में इन सारी बातों को रखा गया। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट। एक तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1974 में और 1987 में जब रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। और हमने अभी पढ़ा था जो अर्थ समिट था एट रियो दी जेनेरो में ब्राज़ील ने 1992 में भी हमारे एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन के बारे में, बायो डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा कि इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा कि हमारे मतलब कंजर्व किए जाए रिसोर्सेज को, हम लोग एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें। Our next topic is land resources, and after that our next land resources, or after that land utilization. There are 3 points in land resources. First is usage, second is limitation, and third is distribution of Indian landmass. Let's study first land resources. We live on land
we perform our economic activities on land and we use it in different ways. बहुत easy language है, that is we perform our सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लैंड पे करते हैं, हम लैंड पे ही रहते हैं और डिफरेंट वेज में लैंड का यूज करते हैं, दैट इज यूज इन मल्टीपल नीड्स को पूरा करने के लिए. एंड थर्ड, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost इम्पोर्टेंस. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ऑटमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स और इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन यहाँ होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी लैंड पर ही होते हैं. तो हाउएवर लैंड इज एन एसेट. लैंड एक हमारे लिए एसेट है ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. तो हमें लैंड को यूज करना चाहिए एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड के लिए. मतलब लैंड हमारे लिए एसेट है तो उसकी लिमिटेशन क्या हो जा रही है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड. हम उसका इतना यूज कर रहे हैं कि हम मतलब कि एक उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, हम लगातार उसका यूज करते चले जा रहे हैं. एंड थर्ड, ये लिमिटेशन है फाइनाइट मैग्नीट्यूड. लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. लैंड तो हमारे लिए बहुत है बट हमें एक वेरियस प्लान करके उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड हम लोग लैंड का यूज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेती कर रहे हैं, झूम फार्मिंग आपने देखा है, पेड़ों को काट के वहाँ पे खेती करते हैं, फिर कुछ साल के लिए उनको उस ज़मीन को वो लोग छोड़ के फिर दूसरी जगह पेड़ों को काट के उसका यूज़ कर रहे हैं. मतलब हम जो फर्टिलिटी है उसकी लॉस भी कर रहे हैं, उसे फॉलो भी बना रहे हैं. तो हमें लैंड को बिल्कुल बैरन भी कर रहे हैं, तो हमें लैंड को बिल्कुल सेव करके रखना चाहिए एंड केयरफुली यूज़ करना चाहिए. इसके लिमिटेशन क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड. हम जो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बिना सोचे कर रहे हैं, हमें उसको लैंड हमारे लिए इतने अवेलेबल है, एसेट है, तो हमें उसे केयरफुली प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए. जैसे कि टेक अ एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ सीमेंट. You can take a example of cement that अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट का मतलब डिग्रेडेशन, सीमेंट अगर सीमेंट की फैक्ट्री है तो वहाँ पे सीमेंट आएगा और मतलब उससे जो यूज़फुल जो अनयूज़फुल चीज़ें हैं उस फैक्ट्री से जब निकलेगी तो आप उसको लैंड पे डाल देते हो, और जब लैंड पे जब हम डालते जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत सी मोटी परत जम जाती है उस गंदगी की. उसके बाद वो लैंड कोई यूज़ का नहीं रह पाता. तो यहाँ पे भी एक उसकी लिमिटेशन है कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, तो हमें केयरफुल प्लानिंग के साथ उसका यूज़ करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर. इंडिया के पास लैंड है अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर. नेमली देखो हम लोग लैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, लैंड का इस्तेमाल दैट इज हम प्लेन्स पे लैंड का यूज़ करते हैं. प्लेन्स पे हम लैंड का यूज़ कितना करते हैं, 43% हमारे